देखिए, आज की क्लास के प्रारंभ करने के पूर्व सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं। जीवाग्र मादाय करेण देवीं वामेन शत्रून परपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्याम द्विभुजां नमामि। कौन सा श्लोक संख्या कहाँ तक हुई थी हमारी? प्रणाम गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आज की हमारी क्लास का ये श्लोक संख्या 8वां है ना? पिछला वाला तो पढ़ा दिया था। हाँ, प्रबलाच उत्तरोत्तरम लग्नाद। देखिए, द्वितीयेश और द्वादशेश के विषय में विशेष फलों का जो नियम ऋषि पाराशर ने कहा है, उस नियम की व्याख्या आप लोगों के समक्ष करेंगे। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? आप चल रही है रिकॉर्डिंग? जी गुरुजी। यस सर। ठीक है। लग्नाद वे द्वितीयेशौ परेशां साहचर्यतः स्थानांतरानुगुणेन भवता फलदायकौ। लग्नाद वे द्वितीयेशो, लग्नाद माने लग्न से, व्यय माने व्यय, व्यय स्थान, द्वितीयेशौ माने द्वितीय स्थान। लग्न से व्यय स्थान मतलब 12वां भाव और दूसरा भाव। परेशाम साहचर्यतः, परेशाम पर एशाम माने दूसरे से, अन्य भाव का, साह सहचरस्य भावा इति साहचर्यतः, सहचर का जो भाव होता है वो साहचर कहलाता है। स्थानांतरन, स्थानांतरा अनुगुणेन, स्थानांतर माने स्थान से अलग स्थान का, भवतः फलदायक। कहने का मतलब है लग्न कुंडली से द्वादश भाव का स्वामी और द्वितीय स्थान का स्वामी, द्वितीयेश और द्वादशेश। बहुत लोगों के मुख से आप लोग सुनते हैं दुत्त भाव, दित्त भाव। नहीं, दित्त भाव होता न दुत्त भाव होता, ये द्वितीयेश होता है शुद्ध। अब लोग नहीं कह पाते द्वितीय, तो दुत्त भाव बोलते रहते हैं। जिनको संस्कृत का बोध नहीं होता वो द्वितीय से बोलते रहते हैं, दुत्त भाव बोलते। वास्तव में वो द्वितीय है। द्वितीय धन ईश, द्वितीय माने दूसरा, ईश माने ईश्वर। दूसरे घर का जो मालिक है वो द्वितीय है। लग्न स्थान से व्यय स्थान अर्थात 12वें भाव और द्वितीय भाव का स्वामी क्या करता है? अपने सहचर के अनुसार अपने से अन्य स्थान का फल देता है। अपने से सहचर का मतलब होता है समान सहचरस्य भाव। अर्थात अगर मान लीजिए द्वितीय स्थान का स्वामी है और द्वितीय स्थान का स्वामी पंचम भाव पर बैठा हुआ है, तो पंचम भाव में जो ग्रह बैठा होगा उस ग्रह के अनुसार फल देगा। जो उसको जिस ग्रह का साथ मिलेगा उस ग्रह के साथ के अनुसार फल मिलेगा। कहने का मतलब धन भाव का स्वामी है द्वितीय, द्वितीय से धन भाव का स्वामी है, तो अगर धन का जिसके पास धन होगा उसको यदि शुभ आदमी कोई पापी मिल जाएगा तो उसका धन नष्ट हो जाएगा। यदि कोई शुभ चिंतक शुभ व्यक्ति मिल जाता है तो धन उसका बचा रहता है। इसीलिए जो धन का मालिक है, धन हमेशा आकांक्षा करता है शुभ या शुभ का। अर्थात उसको धन धन जो है वो आपके पास कितना धन रहेगा ये आपके सहचर्य के अनुसार निर्भर करेगा। आपका छोटा सा परिवार होगा, आप कम खर्च करने वाले होंगे,
धन ज्यादा बचेगा। बड़ा परिवार होगा, एक आदमी कमाने वाला होगा, उस परिवार में भी सबकी बड़ी बड़ी सब जगह सबकी, उस परिवार में भी सबकी अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी सबकी अलग अलग ख्वाहिशें होगी, इच्छाएं होंगी, तो फिर कैसे होगा? तो स्थिति और खराब हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि द्वितीय स्थान का स्वामी द्वितीय कभी भी दूसरे स्थान का फल नहीं देता है, अर्थात द्वितीय कभी भी दूसरे स्वयं का फल नहीं देता है। द्वितीय और 12वें भाव के स्वामी का फल अन्य स्थान में बैठे हुए ग्रह के आधार पर निर्भर करता है। अब अन्य स्थानांतर शब्द यहाँ पर आया है। साहचर्यतः शब्द आया पहले। साहचर्यतः का मतलब होता है कि अगर दूसरे भाव का स्वामी, मान लीजिए मेष लग्न में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र मंगल के साथ बैठा है, तो शुक्र जो फल देगा वो मंगल के अनुसार देगा। उसी तरह द्वादश स्थान का स्वामी गुरु हुआ, गुरु जो मेष लग्न में जो फल देगा वो किसके, अगर वो गुरु बैठा हुआ है किसके साथ? शनि के साथ, तो गुरु शनि के अनुसार फल देगा। अगर उसके साथ सहचर्य माने साथ, जैसे सहचरी हंस और हंसी का जोड़ा होता है, पति पत्नी का जोड़ा होता है, तो दोनों एक दूसरे के कार्य व्यवहार आचार से जुड़े होते हैं। तो दो धन भाव का स्वामी क्यों उन्होंने कहा? तो ऋषि कहता है धन यदि अच्छे के पास हुआ तो अच्छा फल होता है, और धन बढ़ जाता है, बुरे के पास हुआ तो धन घट जाता है। वैसे जैसे मूर्ख के पास अगर किसी दुष्ट आदमी को थोड़ा सा ज्ञान मिल गया तो लंबे लंबे लोगों से क्या करता? ताल ठोकता रहता है, अपनी अपनी अब लड़ाई करता रहेगा, ज्ञान का समुचित प्रचार न करके अपने ज्ञान से दूसरों को बार बार अपमानित करता रहेगा। अगर वही ज्ञान अगर विद्वान के पास आ गया तो विद्वान क्या है? दूसरे को लाभान्वित भी करता है, और साथ में क्या करता है? लाभान्वित करने के साथ साथ उसको बढ़ाता भी है। तो सीधी सीधी व्यवस्था है कि लग्न का, अगर लग्न स्थान से द्वितीय स्थान का स्वामी यदि कोई शुभ ग्रह हुआ, अब यहाँ पर दो शब्द हैं, स्थानांतर गुणेन। स्थानांतर का मतलब है यदि किसी भी ग्रह का स्वामी, कोई भी ग्रह दो दो ग्रह भावों का स्वामी होता है, केवल सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रहों को दो दो राशियां मिली हुई हैं। मिली है कि नहीं मिली? जब सभी राज ग्रहों को दो दो राशियां मिली हुई हैं तो दो दो भावों के स्वामी हैं। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली में गुरु जो है द्वादश भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है, तो ऋषि कहता है नवम भाव जो होगा वो शुभ होता है, शुभ भाव है, इसीलिए द्वितीय स्थान की अपेक्षा जो नवम भाव बलवान होता है, इसलिए गुरु शुभ फल देगा। यदि कोई ग्रह दो स्थानों का स्वामी है और वो दो स्थानों का स्वामी है लेकिन एक स्थान वो पापी है, मान लीजिए शुक्र जो है काल इसमें मेष लग्न की कुंडली में दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है, तो 7वां भाव मार्केश का होता है, मारक का होता है, इसीलिए 7वें भाव का स्वामी होने के कारण शुक्र का जो फल होगा वो शुभ नहीं होगा। इसी तरह दूसरे भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ बैठा होगा, शुभ फल देगा, अशुभ ग्रहों के साथ बैठा होगा तो अशुभ फल देगा। यही प्रकृति है। आप लोगों को क्लियर हो रहा है? यदि दूसरे भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ तो शुभ फल देगा, अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ तो अशुभ फल देगा। अगर कोई भी ग्रह दो स्थानों का स्वामी है, तब दो स्थानों का स्वामी, तो वो अगर मान लीजिए कोई मंगल है, मिथुन मेष लग्न की कुंडली में मान लीजिए गुरु है, गुरु कहाँ का? गुरु द्वादश भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी। नवम भाव का स्वामी होने के कारण शुभ हो गया और दूसरा भाव उसका शुभ हो गया, इसलिए शुभ हो। अब इसमें कहता है कि मान लीजिए अब एक कंडीशन और भी बनती है, आचार्य कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं कि कोई भी ग्रह यदि द्वितीय कई ग्रहों के साथ बैठा हो, द्वितीय के साथ 3-4 ग्रह बैठे हों, कई ज्यादा ग्रह बैठे हों,
तो उसका क्या करेंगे, द्वितीयेश के साथ कई ग्रह बैठे हों तो उनमें से जो प्रबल होगा, उनमें से जो बलवान होगा, वो बलवान ग्रह के अनुसार ही फल मिलेगा। ये समझ लीजिए। अगर मान लीजिए सूर्य के पास चार ठो बराबर लाइटें जलती चली जाएं, तो सूर्य के समान सामने जो लाइटें होंगी उनका प्रकाश क्या हो जाएगा, धीमा होगा। जल वो भी नहीं होंगी, लेकिन सूर्य के प्रकाश में उनका प्रकाश समा जाता है। अस्त ग्रह आपने देखा, ग्रह की किरण खत्म नहीं हो जाती है, ग्रह की किरण खत्म नहीं हो जाती है, ग्रह की किरण बराबर रहती है, लेकिन सूर्य के समीप होने के कारण दोनों की किरणें एक हो जाती हैं, तो सूर्य की किरणें उसकी किरणों पर आधिपत्य जमा लेती हैं। आधिपत्य जमाने के कारण अस्त ग्रह का फल सूर्य के अनुसार आने लगता है। सूर्य यदि चाहेगा तो शुभ फल देगा। सूर्य की स्थिति परिस्थिति, सूर्य की कार्य करने की नियति, सूर्य का पास पड़ोस का वातावरण ये निर्धारित कर देता है कि व्यक्ति अस्त ग्रह कितना शुभ फल देगा, कितना अशुभ फल देगा। अब यहां पर बता रहे थे कि अब प्रतीश झा हमसे पूछ रहे हैं कि गुरुजी दूसरे भाव, ये केवल लग्न के लिए भाई, जो हमको द्वितीयेश लग्नाद, लग्नाद माने लग्न से, लग्नाद द्वितीयेश और बेश, लग्न से दूसरे भाव का और 12वें भाव का स्वामी, लग्न से दूसरे भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी केवल लग्न से कंसीडर करना है, अन्य किसी भाव से नहीं कंसीडर करना है। लग्न भाव का स्वामी, ये बिल्कुल सब लोग क्लियर कर लीजिए। अब आप लोगों को फिर शेयर करके ले चलते हैं। अब यहां पर देखिए, अब कहता है जो धन का मालिक होता है, धन रखने वाला होता है, यदि वो पापी और दुष्ट चोर होता है, धन को समय पा करके नष्ट कर देता है, वो धन नष्ट कर देता है। अगर धन रखने वाला पापी हुआ तो धन नष्ट हो जाता है। कोई शुभ चिंतक रहता है तो धन क्या करता है, धन बढ़ जाता है। तो इसीलिए यदि द्वितीय शुभ ग्रह के साथ बैठा तो अच्छा फल देता है, अशुभ ग्रह के साथ बैठा तो अशुभ फल देता है। अगर दो ग्रह एक साथ हैं, अगर कोई ग्रह दो भावों का स्वामी है, दो भावों के स्वामी में यदि दूसरा भाव, अगर द्वितीय, अगर मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली में बुध किन किन भाव, कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र जो हुआ तुला का स्वामी हुआ, शुक्र की जो तुला राशि द्वितीय हुआ, और द्वादश भाव का स्वामी क्या शुक्र, अन्य किस भाव का स्वामी बना, अन्य किस भाव का स्वामी बना, नवम, नवम बना ना। नवम का। हाँ, तो आप ये देखिए कि द्वितीय आवाज चार्जिंग है लामा ब्लूटूथ में चार्जिंग है चालू नहीं है ट्यून अच्छा ये चालू जो है म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, चालू जो है नीचे म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब हो जाता है, फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि अब गुरु जो था शुक्र दूसरे और नवम का स्वामी बनने के कारण नवम भाव उसका शुभ है, तो तुला लग्न के लिए, तो क्या कन्या लग्न के लिए शुक्र की स्थिति अच्छी मानी जाएगी। द्वितीयेश किसके अनुसार फल देगा, नवमेश के अनुसार फल देगा। नवमेश मतलब नवम स्थान शुभ है, इसलिए इस अन्य स्थान का फल देगा। अब यहाँ पर क्या है, संबंध किस तरह का, संबंध कैसा होता है, संबंध को उन्होंने क्या किया, सहवास। जब कोई ग्रह एक साथ बैठ जाता है तो उसका संबंध एक होता है। जब कोई एक दूसरे की राशि पर बैठ जाता है तो भी एक तरह का संबंध होता है। कोई एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाता है तो भी एक संबंध हो जाता है। कोई एक दूसरे से परिवर्तन करता है तो वो भी एक संबंध बन जाता है। तो ये संबंध भी साहचर्य की, जो साहचर्य है, ये भी 4 प्रकार का होता है। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि द्वितीयेश और नवमेश निष्कर्ष ये निकल रहा है कि दूसरे भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी जो होता है वो कभी भी अपने अनुसार फल
दूसरे और द्वादश भाव का स्वामी कभी भी अपने अनुसार फल नहीं देता है, वो किसी अन्य के अनुसार फल देता है। जैसे जो लोग खर्च करने वाले होते हैं उनके पास या तो साधु संत सन्यासी रहेंगे और या तो फिर चोर बुरे लोग रहेंगे। तो व्यक्ति कब किस परिस्थिति पर खर्च करेगा उसी आधार पर उसके पास धन कितना बचेगा ये निश्चित करता है। इस श्लोक में किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो कृपया प्रश्न एक एक करके कर सकते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पर चलेंगे। गुरुजी यदि एक पापी ग्रह हो और एक शुभ ग्रह हो और उसके साथ द्वितीय भाव का फल बेटा बता रहे हैं, भाव है ना, भाव पर चलिए आप। भावेश वो पापी नहीं ले रहा है न शुभ ले रहा है, वो केवल भावेश ले रहा है। अरे ये करी जरा, वो क्या ले रहा है? भाव का स्वामी ले रहा है। भाव का स्वामी कोई ना कोई ग्रह तो होगा सर, और वो हाँ, पापी और वो हो सकता है। पापी बाद का बात है। अगर मतलब द्वितीय शुभ हो या अशुभ हो ये कंसीडर नहीं है, लेकिन उसका फल कंसीडर उसके अन्य भाव में बैठे हुए ग्रह के अनुसार निश्चित होगा या उसके साथ बैठे हुए ग्रह के अनुसार। अगर वहाँ कोई ग्रह ना बैठा हो, अगर वहाँ कोई ग्रह ना बैठा हो, राशि बैठे, राशि बैठी होगी, राशि बैठी। हाँ गुरुजी कन्या लग्न में आप ले रहे हैं ना, शुक्र द्वितीय मतलब दूसरा भाव और नवमा भाव, तो अगर मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, दूसरे घर का स्वामी शुक्र बना और गुरु दूसरे भाव का स्वामी क्या बना? शुक्र बना, और सातवें भाव का स्वामी शुक्र बना। सातवां भाव मारक होने के कारण ऋषि कह रहा है कि शुक्र का फल शुभ नहीं होगा। मेष लग्न में शुक्र की दशा होगी, शरीर को कष्ट देने वाली, नाना प्रकार की विपत्ति देने वाली, जीवन को संकट से पूर्ण करने वाली होगी। जैसे मेष लग्नी कुंडली में गुरु क्या है? बेस है, नवमेश है। नवम भाव शुभ होने के कारण, त्रिकोण भाव होने के कारण जो गुरु की स्थिति होगी वो शुभ फल देने वाली होगी। मतलब गुरु जी अगर द्वितीय भाव में शुक्र है तो नवम भाव जागृत होगा ना जब द्वितीय भाव का काम करेंगे तो। कैसे, क्या समझ नहीं पा रहे हैं? जैसे कन्या लग्न में आपने बताया कि दूसरा भाव और नवम भाव रहता है इसका, तो अगर दूसरे भाव में शुक्र हो या फिर शुक्र से रिलेटेड काम करने पर ही भाग्य जागृत हो सकता है, ऐसा कुछ समझ? शुक्र का समझ, पूरी बात बोलो ना, क्लियर नहीं आ रहा। सर कन्या लग्न है और आपने बताया कि दूसरा भाव होता है शुक्र का और नवम भाव होता है। हाँ, तो दूसरा भाव तो शुक्र का हो गया, हाँ। तो क्या शुक्र से रिलेटेड कुछ काम करेंगे तो ही धन उससे अर्जित होगा और भाग्य भी जागृत होगा उसी वजह से? नहीं, वो थ्योरी है, वो थ्योरी ही नहीं है। जो थ्योरी आप पूछ रहे हो वो चीज नहीं है। वो केवल भाव पर, अगर दूसरे भाव और नवम भाव का स्वामी शुक्र बना तो वो अगर शुक्र शुभ ग्रह के साथ बैठा होगा तो शुभ फल देगा। भाई शुक्र की कंसीडर, आपके पास यदि सही आदमी बैठा होगा तो आप दूर तक यात्रा करने वाले रहेंगे। अगर आपके साथ सही आदमी नहीं बैठा तो आपको कैसे लाभ मिलेगा? इस कुंडली में जैसे सामने इसमें देखिए, तो गुरु क्या है? 12वें भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी गुरु हुआ, और उसके अलावा है ना दूसरे भाव, हाँ दूसरे भाव का स्वामी गुरु हुआ, कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा है। और इसके अलावा गुरु के साथ में, और गुरु का अन्य कौन सा भाव है? लाभ भाव, एकादश भाव है ना। दूसरे और एकादश भाव का स्वामी होने के कारण लग्न पर बैठा है। तो यहाँ पर गुरु किसके अनुसार? जो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान होगा उसके अनुसार फल देगा सर जी। लेकिन यहाँ पर शुभ फल देगा। बैठा है गुरु तो शुक्र के साथ बैठा है जो उसका शत्रु है। तो लेकिन बुध भी तो उसके साथ बैठा है। हाँ, गुरु लाभेश भी तो है। अब ये भी, ये दूसरी चीज ये भी तो देखिए, लग्नेश। गुरुजी अगर कन्या लगन हो और दूसरा भाव शुक्र का हो गया और नवम का भी है, और शुक्र अगर दूसरे ही भाव में बैठ जाए तो फिर कैसा फल देगा? वो शुक्र दूसरे भाव में ही बैठ गया तो दूसरा भाव उसका नवम का है ना। नवम अन्य स्थानांतर, वो कह रहा है स्थानांतर गुणेन भवतः।
मतलब वो अन्य स्थान उसका कौन सा, दूसरा स्थान कौन सा हुआ, दूसरा उसका नवमेश हुआ, नवमेश होने के कारण शुभ फल देगा वो। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गई। तो गुरुजी ऐसे वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो शुक्र है वो तो 7th हाउस लॉर्ड भी और 12वें घर का भी स्वामी है, तो हाँ। फल 12वें घर के देगा ना, फिर उसके तो नहीं देगा। नहीं, वो अशुभ फल देगा, शुक्र अशुभ फल देगा। अशुभ फल देगा, शुभ फल नहीं देगा। लेकिन मान लो अपने मित्र के साथ बैठ गया वो, शुक्र। तो भी उतना लाभ अच्छा नहीं देगा जितना परिणाम देना चाहिए। और लगन में जाके सर, बैठ एक जाए और भी चीज- शुभ हो जाएगा, लगन में भी शुभ माना जाएगा ना वो तो। हाँ, लग्न में बैठा है तो शुभ माना। भाई अगर कोई ग्रह दो राशियों, किसी भी ग्रह को, जिस ग्रह को दो राशियां मिली हैं और कोई राशि केंद्र त्रिकोण की अगर मिल गई तो वो ग्रह अच्छा फल दे अच्छा रिजल्ट देगा, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अगर उसको नहीं मिली केंद्र त्रिकोण की, 6, 8, 12 की राशि मिल गई दूसरी, तो नुकसान दे देगा। मतलब कुल मिलाकर के द्वितीयेश को आपको दो तरह से कंसीडर करना है। एक तो द्वितीयेश किस ग्रह के साथ बैठा है उसके अनुसार, और द्वितीयेश अन्य किस भाव का स्वामी है उसके अनुसार, इन दोनों को कंसीडर करेंगे तब रिजल्ट आएगा। इसका मतलब है गुरुजी, मान लीजिए अगर द्वितीयेश जो है दो स्थान का स्वामी है, जैसे 7 में 6 या 8 का भी स्वामी हो गया और वो सूर्य मंगल के साथ बैठ गया, तब तो बहुत बुरा परिणाम देगा। हाँ, परिणाम तो देगा, रिजल्ट खराब आते हैं। और अगर एक नियम अच्छा ऋषि ग्रह ऋषि बुरा ग्रह के ऋषि तो साथ यही बैठा कह है। रहे हैं, ऋषि ने तो यही लिखा ना, वो कह रहा है लग्नाद वे द्वितीयेश, लग्न से दूसरा द्वितीयेश परेशान, मतलब अन्य किसी के सहयोग का फल देता है। मतलब मैं अगर द्वितीय भाव का स्वामी हूँ, मैं द्वितीय भाव का स्वामी हूँ, मेरे फल देने का जो की कैपेसिटी होगी, मेरे साथ कौन बैठा है उसके अनुसार होगी। वो मुझे ऑर्डर करेगा तुम्हें ये देना है तो मैं आपको दूंगा, नहीं मैं नहीं दूंगा। और यदि शुभ और अशुभ दो ग्रहों के साथ बैठा है तो उसमें जो तो बलवान रहेगा उसका देगा। हाँ, अगर अगर 2-3 ग्रहों के साथ बैठा है, मान हाँ। लीजिए जब मैं रास्ते में जा रहा था और मुझे 2-3 आदमी मिल गए, अब 2-3 आदमी में जो सबसे दो तीनों में बलवान होगा, जो वही मुझे फिर ऑर्डर करेगा, उसके ऑर्डर के अनुसार मैं उसको फिर रिपोर्ट करूंगा। ये है। गुरुजी हम यहाँ कैसे चेक करेंगे कि वो ग्रह बलवान है, मतलब उसके ऊपर कोई दृष्टि नहीं पड़ अब रही। ये इसके लिए तो अब पूरा ये पारासरी चल रही है। अब इसके लिए क्या है, आपको जब कोर्स करना पड़ेगा तब पता लगेगा, ये एक अलग टॉपिक है। ठीक तो है। गुरुजी एक बात बताओ, अगर सेकंड लॉर्ड बाधक के साथ बैठ जाए तो उसका इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, वो फिर थ्योरी बदल जाएगी। अभी वहां पर केवल आप इतने में चलिए, जब हम वहां तक आएंगे ना आपको, तब आपको बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे सोनी जैन जी। अभी आपको केवल यहां तक चलना है, साहचर्य को। लग्नाद वे द्वितीय सो बाधक के साथ अमूमन प्रभाव पड़ेगा। अभी असली रहस्य अभी आपको आगे बताते हैं। ठीक है। ठीक। मेरे कहने का मतलब है कि लग्न से द्वितीय, ये जो दो कंडीशन मैंने बताई, दूसरे भाव का स्वामी और 12th हाउस का स्वामी, वो कभी भी जो अपने अनुसार, अपने स्वयं के डिपेंडेंट के अनुसार फल नहीं देता। वो जो फल देता है वो अन्य व्यक्ति की या तो सहयोग से देगा, या वो सेकेंड हाउस का लॉर्ड यदि अन्य हाउस का लॉर्ड होगा तो उसके अनुसार फल देगा। जैसे सूर्य चंद्रमा को एक एक राशि मिली हुई है, अगर सूर्य चंद्रमा सेकेंड हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड बनेंगे तो उनको जिन ग्रहों के साथ संयोग बनेगा उन ग्रहों के अनुसार ही वो फल देंगे। क्लियर हुआ? अब इसको अगर आप फिर बाधक में जोड़ देंगे, फिर नवमेश में, थ्योरी खराब हो जाएगी, फिर 20 प्रश्न आ जाएंगे। पहले यहां से क्या कपड़े को धीरे धीरे बिल्कुल नाप कर आगे ले चलेंगे, फिर आपको बाधक तक ले चलेंगे। अभी ये आएगा वो भी, है ना सर? हाँ जी सर द्वितीय और त्रयेश दोनों एक दूसरे से अलग ये रहे तो, जैसे सर द्वितीय है वो सेकंड हाउस 10th हाउस में है, हाँ, और द्वितीय 10th हाउस में है जी, वो उसकी खुद की राशि में से वो शुक्र की राशि में गया हुआ है, और अभी व्ययेश है वो खुद से एक स्टेप आगे, मतलब अपने से एक स्टेप, मतलब सेकंड हाउस में गया। आप अपनी पूरी बात स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम अगला श्लोक पढ़ाते तब तक आप सोच लीजिए कि मतलब आप प्रश्न क्या है, सेकंड हाउस का लॉर्ड क्या पूछना चाहती हैं आप, जब क्लियर हो बोलिए जल्दी। सेकंड हाउस का लॉर्ड सर 10th में बैठा है, तो
और 12th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा है। अब ये देखिए कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो अन्य किस हाउस का लॉर्ड है उसको देखिए। 12th हाउस का लॉर्ड है अन्य किसका लॉर्ड है वो देखिए। सेकंड हाउस का लॉर्ड किस हाउस के लॉर्ड के साथ सहचर्य संबंध, योग्य संबंध बना रहा है। सहचर्य का मतलब युति है ना, पति पत्नी का Right. योग, युति किसके साथ है उसको देखिए। जैसे आपने ग्रामर पढ़ी होगी ना, ये ग्रामर है ज्योतिष की, मतलब अगर आपको फल को किस तरह आपको करना है, ये एज ए बिल्कुल ग्रामर की तरह चलेगी। ये ग्रह के फल देने की स्थिति का अनुमान है। राइट तो सर Right. अगर Understood. अगर सेकंड हाउस की दूसरी राशि अच्छे घर में बैठी है, हाँ, लॉर्ड हाँ। कहीं भी बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर सेकेंड हाउस का की राशि अच्छे भाव पर बैठी है तो वो सबसे ज्यादा क्या है, अपने मूल पर जाएगा। मान लीजिए शनि मकर राशि और कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न है थोड़ी देर के लिए, कुंभ लग्न में द्वादश 12th हाउस 10 मकर है और 11th उसका जो लग्न भाव है कुंभ है। तो शनि की दूसरी राशि कुंभ होने के कारण, लग्नेश होने के कारण वो शुभ फलदायी हो जाएगा। नहीं, सेकेंड वो तो एक हाउस, अलग चीज होगी। हाँ वो तो मान लो दूसरे हाउस सेकंड हाउस की दूसरी राशि नवम भाव में बैठी है, हाँ हाँ, पर सेकंड हाउस का स्वामी कहीं भी बैठ जाए कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अब सेकेंड हाउस का स्वामी कहीं भी बैठ जाएगा, जिसमें 2 नियम बताए गए ना। अब वो उसके अलावा 6, 8, 12 में बैठेगा, जो फल देने की जो स्थिति होगी, मतलब उसका रिजल्ट देने का स्थिति होगी, वो रिजल्ट अपेक्षाकृत कम अच्छा आएगा। वहां पर कहीं ना कहीं फल भी ग्रह के देखिए 3 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक और भौतिक। जो उसका शारीरिक फल होगा, मानसिक फल होगा, दैविक फल होंगे, उनमें कमी आएगी, भौतिक फलों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इस बात को ऐसे समझिए। समझ हाँ गए। सर, यस सर। हाँ सर समझ आया। वृषभ लग्न में सेकंड का स्वामी में बुध है और उसमें 12th का स्वामी बैठा हुआ है 6 में मंगल, और उसका बुध खुद 11वें भाव में बैठा हुआ है सूर्य और शनि के घर में। तो शनिवत फल मिल रहे हैं सर, वो राइट है। वो वही समझने वाले हाँ, के हाँ, वो हाँ। बिल्कुल क्लियर निकल आएगा। तो हाँ, 12th का मालिक उस बुध के घर में बैठा है, सेकंड हाउस के स्वामी के घर में बैठा है। जैन जी आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं, फिर एक बार कोशिश करें, बोलिए ना। यस नीरज यस सर, हो गया, क्लियर समझ गया। इसमें। हाँ नहीं, समझ गया सर। एक सर मिनट मैं रुकिए, लियो रुकिए, एसेंडेंट की बात कर रही थी सर। रुकिए लियो एसेंडेंट में रुकिए बुध है, अभी वो 10th में अभी है। रुकिए एक बार जैन साहब से एक बार और बात करें। नीरज जी सर मेरा, हाँ जी सर, जी सर, जी हाँ सर, बताएं। मेरा बस ये पूछना था 6, 8, 12 में बैठ जाए या अपने से 6, 8 में बैठ जाए तो नहीं, उसका अपने से 6, 8, 12 का यहाँ पर कंसीडर नहीं है। यहाँ अगर वो 6, 8, 12 में बैठ जाएगा, वो तो सीधा पहले नियम बताया गया है कि जितने नियम बताए गए उन नियमों के साथ यहाँ पर व्याख्या की गई। उन्होंने पहले विशेष नियम बताए, उसके अलावा सेकेंड हाउस के लॉर्ड को 12th हाउस के लॉर्ड की प्रकृति बता दी। क्यों बताई? उन्होंने कहा सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में बैठा होगा तो कमजोरी देगा, वो सबके साथ लागू है। लेकिन सेकेंड हाउस के लॉर्ड की फल देने की प्रवृत्ति जो होगी, सेकेंड हाउस के लॉर्ड की एक राशि अगर केंद्र त्रिकोण में होगी तो वो राशि को ताकत मिल जाएगी केंद्र त्रिकोण से, बोले उस ग्रह को, जिसकी वजह से ग्रह जो होगा शुभ अपेक्षाकृत अशुभ फल देने वाला नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा ये शुक्रिया व्याकरण है, थोड़ा सा दिमाग उसमें थोड़ा फलित में थोड़ा सा इसको बारीकी से देखना पड़ता है, इस वजह से। गुरुजी, अब आगे चलेंगे, कुंभ लग्न है। अब आगे चलेंगे। कुंभ, देखिए बहुत चल रहा है, अब आगे चलने दीजिए, एक श्लोक और चलने देते हैं, कम से कम एक तो और चलने दीजिए ना, फिर बात करते हैं। लग्नाद, राइट सर। हाँ, भाग्य व्ययाधिपत्येन रंधरेशो न शुभ प्रदः सा एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। गुरु जी हमको बहुत छोटे में याद कराया करते थे, याद आता ये श्लोक हमको कंठस्थ हमेशा बड़ी जल्दी याद हो जाता था। हमेशा वो सबसे पहले कोई कुंडली दिखाने आए गुरु जी को, तो हम जब 7वीं पढ़ते थे गुरु जी, उसी समय उनके सामने कोई कुंडली दिखाना है तो पहला श्लोक यही सुनाते थे, देखो भाग्य व्याधिपत्येन रंधरेशो न शुभ प्रदा।
पूरी कुंडली उनकी सबसे पहले वो कहते थे पूर्वम आयुम परिच्छेद तत्पश्चात फलम कथ, पहले आयु की परीक्षा करें उसके पश्चात फल बोले। जब आयु ही नहीं होगी तो फल क्या होगा? पहले आयु को देखना जरूरी है। अच्छे अच्छे राजयोग भी नीरज जी निष्फल चले जाते हैं। अच्छे अच्छे राजयोगों का फल नहीं मिल पाता यदि शरीर साथ नहीं देता। जी आपके पास अच्छा राजयोग है, ग्रह बढ़िया दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको उसका लाभ नहीं मिला क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ टाइम हॉस्पिटल में अस्पताल में चक्कर लगाते बीत गया, आप वहां तक गए ही नहीं। जी ज्योतिष ऐसा नहीं है, देखिए आप लोग हमारे बहुत प्रबुद्ध हैं, अच्छे अच्छे अपने फील्ड में ज्योतिष है, लेकिन एक सही विद्या सही ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए। अगर हम जैसे लोगों का आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर संसार में व्यवस्था कैसे चलेगी? लोगों को सही ज्ञान भी तो इसको जन जन तक पहुंचाना है। अब इसमें आगे देखिए कि भाग्य का व्यय, भाग्य से व्यय कहते हैं संसार का सबसे बड़ा बल जो होता है वो भाग्य का बल होता है। भाग्य वो चीज होती है कि जो पसीने को परिश्रम की बूंदों से बीज बो करके बंजर जमीन में भी फसल लहलहा देती है। मनुष्य का विकास जो होता है वंशानुक्रम, वातावरण, कर्तव्य, प्रयत्न और काल, कालो ही बलवान मता है। कई बार देखते हैं व्यक्ति बहुत शिक्षित भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, घर से भी बहुत मजबूत नहीं है, उसके बाद भी एक समय के बाद वो कई पढ़े लिखे लोगों पर शासन करता है। क्यों करता है? क्योंकि काल एव बला बलम, समय का बल ही सबसे बड़ा बल है। इस संसार का आप समझिए जितना भी सुख, जितना भी दुख, जितनी भी स्थितियां हैं वो समय पर आधारित हैं। इस संसार पर जो कुछ भी है वो कालाधीन है, कालाधीन जगत सर्वम। इस संसार पर समय के अधीन ही सब कुछ है। तो भाग्य भाव के व्यय भाव का अधिपति होने के कारण अष्टमेश शुभ प्रद नहीं होता, अर्थात नवमेश का व्यय भाव होने के कारण नवम भाव भाग्य का होता है। व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का जो लग्नेश है वो नवमेश के साथ बैठ जाए, उस व्यक्ति का जीवन एक कदम वो खुद चलता है तो भाग्य भी उसका एक कदम चलता है। अगर लग्नेश का नवमेश के साथ संबंध बन जाए, देखिएगा व्यक्ति बड़ा तेजस्वी। अगर ये दोनों शुभ हो गए और लग्नेश नवमेश दोनों मित्र निकल गए और दोनों शुभ हो गए तो सोने में सुहागा हो जाता है। व्यक्ति देखते देखते छोटी सी गोरखपुर में छोटी सी दुकान खोलने वाला, 4 लोगों को निवेश कराने वाला व्यक्ति जाकर के सहारा समूह का बहुत बड़ा 1000 करोड़ निवेशकों का सहारा समूह का सहारा श्री बन जाता है। लग्नेश लग्न स्थान का स्वामी, नवम स्थान का स्वामी यदि एक साथ बैठ जाए तो यह स्थिति होती है। अगर नवमेश का व्यय स्थान, अगर जिस व्यक्ति का भाग्य नष्ट हो जाए, इस धराधाम पर आपका जीवन तब तक है और जब तक आपके साथ पुण्य है, और जिस दिन पुण्य नहीं रहा, जिस दिन उसी दिन आपका जीवन सब खत्म, इस संसार से आप चले गए। तो अब ये इसका इसलिए उन्होंने कहा, ऋषि ने कहा नवमेश का व्यय स्थान हमेशा नुकसानदेह होता है, अर्थात शुभ प्रद नहीं होता। अगर भाग्येश अशुभ अगर कोई ग्रह अष्टमेश है तो वो शुभ फल नहीं देता। लेकिन दूसरी परिस्थिति, यदि कोई ग्रह लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश हो जाता है तो वो ग्रह शुभ फल देने वाला हो जाता है। लग्नेश देखिए, लग्नेश के साथ साथ वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र लग्नेश और अष्टमेश बन गया, तुला लग्न की कुंडली में शुक्र लग्नेश अष्टमेश बन जाता है, तो देखिए अगर कोई ग्रह लग्नेश होने के साथ साथ 8वें घर का स्वामी है, अगर कोई ग्रह लग्नेश होने के साथ साथ 8वें घर का स्वामी है तो समझ लीजिए कि वो 80 से 85% शुभ फल देने वाला होगा।
और 15% जो होगा वो अशुभ फल देने वाला होगा। ऐसा नहीं कि सूर्य चंद्रमा अगर अष्टमेश हो गए तो लोग कहते हैं उनको अष्टमेश का दोष नहीं लगता। अगर आप व्यवहार में देखिए, 100-200 कुंडली के अध्ययन में देखिए, जिस व्यक्ति की कुंडली में 8वें घर का स्वामी सूर्य होगा, 6ठे घर का अष्टमेश सूर्य होगा और षष्ठेश होगा, इसी तरह सूर्य चंद्रमा यदि अष्टमेश होंगे तो उसके जीवन में संकट नहीं आएंगे क्या? उनकी सूर्य की महादशा में भी व्यक्ति को बहुत दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, परेशानी मिलती है, जमीन पे आ जाता है। यहां तक देखिए, जमीन पर आ जाता है। ये स्थिति होती है कि ऐसा नहीं कि आप तुला लग्न की कुंडली में शुक्र मान लीजिए अष्टमेश भी है, अब शुक्र आपका अष्टमेश भी बन गया, लग्नेश भी है, लेकिन शुक्र की दशा जब जब आएगी तब वो व्यक्ति शारीरिक रूप से अवश्य पीड़ित रहेगा। पेशाब के रोग बने रहेंगे, किडनी के रोग रहेंगे, मूत्र रोग रहेंगे, फैटी लिवर हो जाएगा, इस तरह की चीजें उसको हमेशा बनी रहेंगी। अनुमान करके देखिएगा किसी की कुंडली कि अगर लग्नेश के साथ अष्टमेश बैठा है तो 15 से 20% वो जो फल देता है, वो जो 20% जो उसके फल होते हैं, वो फल उसके कैसे होते हैं? वो उसके जो 15 से 20% जो फल हैं वो भर शुभ होते हैं, बाकी 85% वो अशुभ फल देता है। इसी तरह सूर्य चंद्रमा भी होता है, उनमें मारक का दोष। अब हमने एक विचार का अनुमान और लगाया, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। यदि सूर्य चंद्रमा अष्टमेश होने के साथ साथ अष्टम स्वाग्रही भी है, समझ पा रहे हैं? अष्टमेश होने के साथ साथ यदि स्वाग्रही हो जाए तो वो अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। समझ में आया? क्लियर? अगर सूर्य चंद्रमा सिंह और कर्क राशि के हैं अष्टमेश होकर के, तो समझ लीजिए अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। अन्यथा की स्थिति में अष्टमेश का दोष लगना तय है, तो लगेगा ही। सर वैसे कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। प्रैक्टिकल में आप देखिए ना, सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश का दोष आप लोगों ने, मैं क्या बोल रहा हूं, जब सूर्य की दशा में जाएंगे, सूर्य की स्थितियों को देखेंगे, तो वहां पर आपको सूर्य की दशा में भी नुकसान आपको मिलेगा, शारीरिक मानसिक परेशानी अभाव मिलेगा। और किसी को आंख बंद करके मत बताइएगा कि सूर्य चंद्रमा अष्टमेश से तो मार केस नहीं आएगा। सूर्य की कई अगर देखेंगे दशा में नुकसान आएगा। ओके ओके, ठीक है। मतलब ये नियम है, सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, ठीक है, मान लिया गया। लेकिन व्यवहार में देखेंगे तो कम से कम लगभग 50% से ऊपर सूर्य चंद्रमा की दशाओं में शारीरिक कष्ट लोगों के देखे गए हैं। आप लोग अनुमान करिएगा, तब मेरी बात को स्वीकार करिएगा। पहले परीक्षा ले लीजिए, परीक्षा कर लीजिए, फिर मेरी बात को देखिएगा। ठीक है सर, आप ठीक ही कह रहे होंगे। नहीं, बाकी पूरी समाज बैठी हुई है ज्योतिषाचार्यों की। गुरुजी अगर अष्टमेश अगर लग्न में बैठे या लग्नेश अष्टम बैठ जाए तो भी वो बीमारी का फल देगा? लग्नेश अष्टम में बैठ जाए, अष्टमेश लग्न में बैठ जाए, लग्नेश का अष्टम में बैठना, अष्टमेश का लग्न पे बैठना, दोनों ही परिस्थितियों में खराब है। सांप तुम्हारे घर में बैठा हो या तुम सांप के घर में बैठे हो, दोनों टाइम में तुमको खतरा होगा। सांप तुम्हारे घर में बैठा हो या तुम सांप के घर पर बैठे हो, मौका मिलेगा, वो डसेगा जरूर। अष्टम भाव मृत्यु है, और मृत्यु अगर शरीर पर बैठी है तो शरीर को खाएगी, और शरीर मृत्यु के घर में बैठा है तो भी वो शरीर को खाएगी। तो बात वही हुई ना, चाकू जैसे कद्दू ने फल गिरे, सेव गिरे चाकू के ऊपर, या चाकू गिरे सेव के ऊपर, कटेगा तो सेव ही ना। तो दोनों परिस्थितियों में लग्नेश को शरीर को नुकसान होगा। अब आपको एक कुंडली अष्टमेश में ही बैठ जाए तो फिर इतना नहीं करेगा ना तंग। अब अष्टमेश अष्टम भाव में देखिए, उसकी थ्योरी है, 8वें घर का स्वामी अष्टम में बैठ जाएगा तो आपने 3 योग पढ़े होंगे मंत्रेश्वर ने, हर विपरीत राजयोग, हर्ष योग, विमल योग। हाँ पढ़े। हाँ, तो फिर अष्टमेश अष्टम में बैठ जाएगा तो नुकसान कहाँ देगा? व्यक्ति की आयु बढ़ जाएगी। उसको तो ऐसा भी कह सकते हैं कि सर कि
खुद अपने घर का नुकसान नहीं करेगा, ऐसा भी हाँ कह सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। सर पर शनि तो इसमें अपवाद है, अगर शनि बैठता है अष्टम में तो फिर वो लंबी आयु देता है। अब ये शनि कितने कितने लोगों कितने साल की आयु देता है ये बताइए। ये नहीं पता, पर ये पता है कि शनि अष्टम में बैठा तो लंबी आयु देता है। कितने आयु लोगों को लंबी दिए करता है, मैंने कितनी सुना है। कितने वर्ष की करता है, कोई 80 लॉजिक साल। है? 80 years। हाँ क्यों 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 भाई क्यों क्यों कितने लोगों की दिखा दें शनि अष्टम में बैठा है 20 साल में चला गया है? भैया यार शनि ऐसा नहीं है कि लंबी आयु देता है, ये जो लिखा हुआ है ना। सर मेरा बैठा शनि के साथ केतु अष्टम हाँ में। देखिए अष्टम में जो शनि है अगर स्वाग्रही होकर के बैठा, और शनि अष्टम में बैठा है राहु केतु के साथ नहीं बैठा है, स्वाग्रही होकर के बैठा है, तो क्या होगा लाभ, मतलब तब आयु बढ़ जाएगी। मतलब अगर अष्टमेश पीड़ित नहीं है शनि, मित्र के साथ बैठा है, मित्र ग्रहों की दृष्टि पर बैठा है, बलवान है, तो आयु बढ़ जाती है। सर जी एक अपनी चीज राशि पूछनी में बैठा है सर, मकर में। तो बढ़ एक जाएंगे। एक चीज पूछना केतु था भी सर जी। बैठा है सर साथ में। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे ये त्रिक भाव कहलाते हैं 6, 8, 12, और ये क्रूर ग्रह भी अगर वहां बैठ जाएं तो क्या ये थ्योरी भी सही है? कहीं कहीं सुनने में आई कि अगर क्रूर भाव में यदि त्रिक भावों में यदि क्रूर पापी ग्रह बैठे तो ये ज्यादा शुभ फल नुकसान नहीं देते हैं, करते। शुभ फल देते हैं। सही है। तो शनि भी यहाँ पर शुभ फल देना चाहिए सर, केतु कहाँ भी, पर? जहाँ अभी मैम बता रही थी क्योंकि हाँ अष्टम तो में। शनि है, लेकिन अब शनि के पास पड़ोस का वातावरण नहीं देखेंगे, शनि केतु के साथ नहीं बैठ गया, और शनि अष्टम भाव में शनि केतु दोनों बैठ गए, तो पति की उम्र इसीलिए तो जल्दी चली गई, उम्र के पहले इसीलिए तो दिक्कत हुई। शनि केतु ने तो उसका स्त्री का सौभाग्य खा लिया। ससुराल भाव है अष्टम भाव, सही बात है सर। उसका भाग्य खा गए, उसका उसके जीवन की खुशियां चली गई, कम उम्र में चला गया। ये नहीं आपने ध्यान दिया? ऐसा क्या स्थिति रही है इसने? हाँ जी गुरु जी, हाँ जी, यही यही जल्दी यही है ना, डेथ हो गई थी। जल्दी डेथ हो गई। अब देखो यही तो ज्योतिष है, समझ पाए हैं आप? जी गुरुजी। गुरुजी अगर जैसे कोई ग्रह अष्टम में सवग्रही है तो क्या उस पर्सन की डेथ उसकी दशा में हो सकती है? ये एक अलग विषय। अभी हम एक आने वाले समय पर एक कोर्स चलाएंगे, जो हमारे सब बच्चे नाड़ी वाले खाली हो जाएंगे, तो केवल आयु निकालना, कंसीडर करिए आयु निकालना ही सिखाएंगे। उसमें 2 महीने का दो महीने का कोर्स रहेगा। 2 महीने कोर्स में कैलकुलेशन प्लस नाड़ी, वैदिक नाड़ी को मिला करके जो हमने शोध तैयार किया है, 2-4 दिन का फर्क जाएगा, 2-4 दिन की बात नहीं है, बाकी आयु निकल आएगी। सर ये भी समझाइएगा कि दशा गोचर में कैसे देखी जाए। हाँ तो ये तो देखिए समझा दिया जाएगा। रीमा बोल रही हो क्या? सर रीटा फ्रॉम दिल्ली। अच्छा अच्छा रीता, ठीक है ना। सर रिपीट करिए ना अष्टमेश की दशा वाला बात। अभी इसमें रिकॉर्डिंग में है ना मैम, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, देख लेंगे। ओके थैंक यू सर। हाँ जी रिकॉर्डिंग में पढ़ा है ना। अष्टमेश की दशा कौन सी? किसी भी ग्रह की अष्टमेश की जो दशा होती है वो नुकसान देती है तो देती है, उसमें क्या है, उसमें कोई डाउट थोड़ा है। अच्छा गुरुजी एक सवाल है कि अगर चंद्रमा से अष्टमेश हो, उसकी दशा चले या फिर ये भूल जाइए, लगन से, ये भूल जाइए, ये चंद्रमा से अष्टमेश इसमें बहुत कंसीडर नहीं, सुदर्शन पद्धति होती है वो, उससे ज्यादा अष्टमेश मेन लग्न कुंडली का D1 का अष्टमेश ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पूरी चंद्र लग्न से भी अष्टमेश देखते हैं, लेकिन मेन लग्न से अष्टमेश मार के शादी में लग्न से अष्टमेश ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो मार्केश बन जाता है, वो मार्केश बन जाता है। आप देखिए इस कुंडली पर, देखिए ये कुंडली है एक ऐसे जातक की जो 0 से शुरुआत की। अब द्वितीय स्थान का स्वामी इस कुंडली का मंगल है, अब मंगल का और दूसरे भाव का स्वामी क्या है, मंगल का सेकेंड हाउस सप्तम है, मंगल कमजोर हो जाएगा, नुकसानदेह होगा। मंगल किसकी राशि पर बैठा है? सूर्य की राशि पर है। सूर्य की दशा इसके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली आई।
મને એમ કે તું બહાર કે તમારું બોકર બી નો કરો. अरे म्यूट कर दीजिए प्लीज. म्यूट करिए ना. म्यूट करते हैं तब तो लोग शांत हो जाए, पर क्लास फ्लो बिगड़ जाता है. अब आप इस तरह में बंद कर देंगे क्लास व्लास अगर आप लोग, और इसका वीडियो अधिक से शेयर के व्यूज तो लगभग 100-150 आ रहे हैं, तो वीडियो बना के भेजने का क्या मतलब है. सभी लोग इसका नेक्स्ट क्लास के पहले पहले इसका सभी लोग सब जगह वीडियो यूट्यूब में इसको शेयर कर दीजिएगा. जितने लोग हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हैं अपने अपनी एफबी पर, ताकि कम से कम ये पहुंच जाए सब जगह. ये भी सर ये आप गुरु सबको का. प्लीज म्यूट कर दीजिए ना प्लीज. हाँ हाँ आप कर दिए हम. जब क्वेश्चन रहेंगे सर तो पूछेंगे हम लोग हैंड रेस करके. अब इस कुंडली पर हम आपसे बात कर रहे हैं. ये कुंडली है एक ऐसे जातक की कि जो अपनी जीवन में छोटी सी शुरुआत, छोटे से गांव में इस जातक का जन्म हुआ और देखते देखते अरब नहीं खरबपति तक बन गया. और उसी क्रम से जिस क्रम से चढ़ा और उसी क्रम से एक दशा ने उसको खींचा, बना बनाया माहौल नीचे आ गया. अब मैं बोल रहा था लग्न स्थान का स्वामी यदि नवम स्थान का स्वामी किसी की कुंडली में एक साथ बैठा हो, प्रबल राजयोग कारक होता है. लग्न स्थान का स्वामी इस कुंडली में क्या है, शुक्र है. नवम स्थान का स्वामी बुध है. तो लग्नेश जो होता है शरीर का कारक होता है, व्यक्ति के विचारों का, व्यक्ति के मस्तिष्क का कारक होता है, व्यक्ति के स्वयं के बारे में, रूप रंग रुचि के बारे में बताता है. नवम भाव भाग्य के बारे में, यात्राओं के बारे में, शिक्षा के बारे में, जीवन में होने वाली अकस्मात उपलब्धियों के बारे में. ऐसा है कि जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी सफलताओं के विषय में नवम भाव ही बताता है, और जन्म जन्मांतर के कर्मों के विषय में भी बताता है. नवम भाव पर अगर किसी की कुंडली में लग्न भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी एक साथ बैठा हो, व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यवान होता है. उसके भाग्य का फल अनंत गुना फल देता है. अगर एक कदम वो चलता है तो उसका जो भाग्य होता है उससे 2 कदम वो उसके साथ भाग्य चलता है. समझ लीजिए ये स्थिति होती है. और कभी भी क्या होता है, अब इस जातक की कुंडली पर ये जातक ना व्यक्ति, ये जातक छोटी सी गोरखपुर में छोटा सा दुकान उन्होंने डाला. एक क्लर्क रखा, 2000 रुपए की 4 ठो आरडियां रखी. धीरे धीरे एक दिन के बाद वो सहारा का बहुत बड़ा मालिक सुब्रत राय बन गया. ये सुब्रत राय की कुंडली है. अब इस कुंडली पर देखेंगे बुध का संबंध शुक्र से बन गया. बुध शुक्र उत्तम राजयोग देते हैं, सूझबूझ अच्छी देते हैं, और बुध व्यक्ति की शिक्षा का कारक होता है. व्यक्ति अशोक कुमार जी बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए. देखिए फ्लो हमारा बिगड़ जाता है, हमको तकलीफ होती है, फिर हम बार बार म्यूट नहीं करें. हाँ अब म्यूट कर दिए, शांत रहिए. कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, रिमूव कर देंगे. कोई बीच में खोलेगा तो रिमूव कर देंगे. अब इस कुंडली में देखिए लग्न स्थान का स्वामी और नवम स्थान का स्वामी किसी भी कुंडली में एक साथ बैठा हो अच्छे फल देता है. अब इसमें द्वादश भाव का स्वामी बुध है. मैं जो समझाना चाह रहा हूं, द्वादश भाव का स्वामी कुंडली में देखिए बुध है. कहां पर बैठा है, नवम भाव पर बैठा है, और नवम भाव उसका शुभ ग्रह, शुभ भाव है. इसीलिए जो बुध के फल देने का परिणाम है, द्वितीयेश हमेशा शुक्र, द्वितीयेश है जो द्वादशेश है बुध है, वो नवमेश के अनुसार वो शुभ फलदायी हो जाएगा. क्लियर हो गया सबको. इसी वजह से व्यक्ति ने कम समय में बहुत लाभ, बहुत उन्नति की. दूसरी चीज व्यक्ति की शिक्षा को देख, किसी भी व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन देखना है. व्यक्ति गरीब रहेगा, अमीर रहेगा, कमजोर रहेगा, कैसा रहेगा, तो उसको सूर्य के आसपास देखिए. सूर्य के आसपास किस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं तो व्यक्ति का जीवन बता देता है. तो सूर्य के पहले राहु बैठा है, मतलब गरीबी से बीता हुआ है. सूर्य के आगे शुक्र बैठा है, मतलब आगे धन मिलेगा, पीछे धन नहीं था.
अब गुरु के साथ राहु बैठा है, जीवन में कभी न कभी गरीबी आएगी। मंगल के साथ राहु बैठा है, जीवन में कहीं ना कहीं इस लोगों के साथ विश्वासघात भी करेगा, क्योंकि धूर्त योग बना हुआ है। मंगल जो है, मंगल क्या होता है, ईंटा और सीमेंट, ईंटा का कारक होता है, सूर्य महल का कारक होता है, बुध सीमेंट का कारक होता है। अगर मंगल सूर्य, किसी की कुंडली में सूर्य बुध मंगल का प्रभाव आ जाता है, त्रिभाव युति, त्रिकोण युति, त्रिभाव युति, चतुर्भाव युति भी बन जाती है, तो भी यही फल आता है, व्यक्ति बड़ा बड़ा मकान बनवाने वाला हो जाता है। मंगल इस कुंडली का दूसरे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी है। दूसरे भाव और सातवें भाव का स्वामी हो करके लाभ स्थान पर बैठा है। लाभ स्थान जो होता है वो प्राप्तियों का होता है, व्यक्ति के किए गए परिणामों का फल होता है। लेकिन और मंगल जो धन है, इसको धन कहाँ से आया, इसको ईंटा सीमेंट से आया, अर्थात बड़े बड़े रियल एस्टेट में इस व्यक्ति ने इतना धन कमाया, इस व्यक्ति ने इतना नाम कमाया, इस व्यक्ति ने इतनी प्रसिद्धि कमाई जिसका कोई भी तोड़ नहीं था। बड़ी बड़ी सिटी बसा दी। मंगल के साथ राहु है, राहु का मतलब विस्तार। किसका विस्तार हो गया, भवन का विस्तार, भूमि का विस्तार, लैंड बैंक बन गया। बैंकों, इनके पास इतनी जमीन है कि कोई कमी ही नहीं है। क्लियर हुआ? ये हम समझाना चाह रहे थे, जो Yes, yes, sir. जी 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 गुरु जी, जो हम समझाना चाह रहे थे कि इसका फल बताना चाह रहे थे, वही हुआ। अब ये कुंडली देखने का जब आप हमारे उन क्लासों में आएंगे पेड, तब आपको ये सिखाएंगे, पूरा विशेष ज्ञान देंगे। अभी हमारी देखिए क्लास शुरू होने वाली है। पितृदोष प्रत्येक ज्योतिषाचार को आना चाहिए, लेकिन अभी बहुत लोग, एक ही दो लोग आए हैं। ये तो आपका विषय है, लेकिन कम से कम आना जरूर चाहिए। अपना तो भला कर ही लेंगे, दूसरे का भी भला करेंगे। एक्सटेंड करेंगे गुरुजी? हाँ, एक्सटेंड किए हैं। मंगलवार बुधवार अब एक्सटेंड कर रहे हैं, मंगलवार बुधवार को कर रहे हैं, बढ़ा दिए हैं। अब रविवार सोमवार हटा दिए हैं, मंगलवार बुधवार कर रहे हैं। कई लोगों के फोन आए, कुछ लोगों के पितृ मिलन उलन था, तो लोग, क्योंकि ये टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक पर आपको इतना गहन, किसी के बैठे बैठे आप बता देंगे कि इसके घर में कौन सा ब्रह्म राक्षस बैठा है, ब्रह्म राक्षस बैठा है कि चुड़ैल, कौन सी प्रेत बाधा बैठी है कि नहीं है, तांत्रिक प्रभाव है कि नहीं है, इसका उपाय क्या करना चाहिए। एक विचार भी कई गुना फल देता है। एक विचार क्रांति ले आता है। सबका साथ, सबका विकास। अच्छे दिन आएंगे, इस अच्छे दिन ने 10 वर्ष का शासन चला दिया। अच्छे दिन आएंगे, एक वाक्य था, अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिनों ने, क्यों सुजैन साहब, पूरा 10 वर्ष की पिक्चर तैयार कर दी। वास्तव में हम आप अपने YouTube चैनल पर एक नया धमाका लाने वाले हैं कि लाइव कुंडली के साथ कब बजेगी आपके घर में शहनाई, कब शादी होगी, बिल्कुल टू द पॉइंट, कब आपके घर में चोरी होगी, उस पर वीडियो बने। अब वर्तमान और बीती हुई घटना पर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। अब उस पे कुंडली पर, अब कुछ लोगों को लगेगा कि हम फेंक रहे हैं, लेकिन जो हमारे योग लगा के देखोगे तब सही होगा। कुछ लोग हम लाइव पर बोल देते हैं। अब स्नेहा जी कुंडली पर मैं 2-3 लाइन बता दी, लेकिन जो बताया क्लियर हुआ। एक दिन हमारे पितृदोष पर था, शनि के साथ राहु बताया, मैं घर के पीछे तुम्हारे नीम का पेड़ लगा होगा, खाली जगह पड़ी होगी। कहा गुरुजी हाँ लगी है, वो उसी में गूगल मीट में ही बोल रहा था। तो क्या होता ज्योतिष का, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी मैं ही था जी। हाँ तो मैं ही था गुरुजी। हाँ वही है कि ये आप समझ पा रहे हैं कि ये ज्योतिष का गहरा ज्ञान है। ऐसा नहीं कि हमको कोई सिद्धि है, आपका किस गांव के हैं कहाँ हम नहीं जानते। ये ज्योतिष का गहरा ज्ञान है। मतलब ज्योतिष का ज्ञान 2 तरह है। ऐसा नहीं कि 1-2 किताबों में पढ़ लिया आ गया, 1-2 साल हमने पढ़ लिए, 15 वर्ष बीत गए गुरुओं के पास जा करके, पूछ करके, अपना ज्ञान कर करके, पढ़ा करके, कई बार लिख करके, नाड़ी पढ़ करके, ये पढ़ करके, फिर एक थ्योरी तैयार हुई। गुरुजी नाड़ी की कोई एक अच्छी सी किताब बता दीजिए। अब नाड़ी किताब हमारी आने वाली है, कुछ दिन और वेट कर लो। अच्छा। अच्छी किताब, हाँ 2 पार्ट पढ़ लो, कभी गुरुजी झूठना नहीं पड़ेगा। नाड़ी क्लास हमारी नाड़ी क्लास कब से लग रही है? हमारी क्लास नाड़ी की लगने वाली है कब से? लगभग 20 अक्टूबर के बाद लगा रहे हैं। अच्छा जी, अभी 20 अक्टूबर के बाद लग रही है। कितने महीने का कोर्स है गुरुजी? 3 महीने का,
3 महीने का। प्रेडिक्शन की क्लास कब लगाओगे? 3 महीने की क्लास है। प्रेडिक्शन जब वो आएगा उसके आगे प्रेडिक्शन चलती है। अगर वो नहीं आएगा तो आप हमको पकड़ नहीं पाएंगे, स्पीड में हम इतना बोलते हैं। अभी हम लाइव में ये कुंडली बोले हैं ना, 27 मिनट में हमने सांस नहीं ली होगी। मतलब सांस का मतलब 27 मिनट हमें सोचना नहीं पड़ा, तो 27 मिनट का वीडियो बना इस पे सुब्रत राय की कुंडली पर। सुब्रत राय की जमीन होगी नीलाम, इस टॉपिक पर बोले हैं हम। उस पर उसकी किसी कुंडली पर बोले जो आपको 27 मिनट बोले हैं। और एक धारा प्रवाह पर एक बार हमारा शुरू हो गया तो बीच में डिस्टर्ब ना हो तो क्लियर चला जाता है, फिर हमको सोचना नहीं पड़ता, वो दिमाग पर ही हमारे चलता रहता है। तो हमारा ये जो क्लास है वो आने वाले समय में जो क्लास आएगा वो नाड़ी पर लगेगी। नाड़ी पर क्लास है हमारी 20 तक, किसी भी हालत पर हम शुरू करने की मूड पर हैं। हमारी 20 सितंबर से 20 सितंबर पहले आप शुरू करने के मूड में जो लोग करना चाहें, संस्था का सर्टिफिकेट मिलेगा, हमारे साथ मिलेगा, पूरी क्लास जूम पर होगी, टू द पॉइंट। आप कहिए हम सुनाते हैं, आप सुनिए हम सुनाते हैं, बस पूरी टू द पॉइंट क्लास रहेगी। चार्जेस क्या होंगे? चार्जेस 3 महीने की कोर्स है, 6500 रुपए है। ये हमारी नाड़ी संस्था का, हाँ नाड़ी का है, ये हमारी संस्था का सबसे सस्ता और सबसे सरल कोर्स है। इसके बाद नहीं कभी चलाएंगे ये वाला कोर्स। 20 अक्टूबर का है या 20 सितंबर? ओके ओके, हाँ 20 सितंबर। इसलिए अगर आप लोगों में कोई भी इच्छुक हो तो आप लोग आ जाइए, क्योंकि ज्ञान है गंगा है बह रही है, कभी भी विद्या व्यर्थ नहीं जाती। आप सोच लीजिए, आप ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर अपना प्रचार कर रहे हैं। प्रचार जो हमारे नसीब में है, जो है उसको जहां तक ले जाना होगा ले जाएगा वो हमारा, लेकिन सही ज्ञान सब लोगों तक जाना चाहिए। और ये कक्षा आपकी 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ते में बंद नहीं होगी, जब जब समय रहेगा। भी ये चल ही रही है, पारासरी के बाद भी समय रहेगा, हमारा एक आध क्लास हम ऐसे लेते रहते हैं, तो होगा तो उसमें भी थोड़ी बहुत तो मिलता ही रहेगा आप लोगों को। लेकिन ये है कि अगर 1 वर्ष आप हमको दीजिए तो आपके सोचने का ढंग बदल जाएगा। 1 वर्ष दीजिए, जिन्होंने हमें 1 वर्ष दिया है उन व्यक्ति का आप फलित देख लीजिएगा। मैं 2 4 6 महीने की बात नहीं करता, कम से कम 1 वर्ष दीजिए। ठीक है गुरुजी। अब ये है कि ये जो भविष्य वाली कथन पर जो हमारे वीडियो आने वाले हैं, कब शादी होगी, कब संतान होगी, कब सरकारी नौकरी लगेगी, कब प्रमोशन होगा, होरारी पर नहीं बोलेंगे। आपको जन्म कुंडली के आधार पर इवेंट का विश्लेषण करने का होंगे। कुंडली होगी और इस डेट पे इस सन पे इसका होगा, इस पर कुछ धमाका करने वाले हैं। अब आने वाले समय पर आपको कल ही, आज इसका एक वीडियो तो आज ही मिल जाएगा, कल उसके बाद वीडियो लगातार आपको 2 4 10 वीडियो मिस मत करिएगा, शेयर भी करिएगा। कुछ तो चैनल की हमारी हैसियत बढ़ जाए, थोड़ा सब लोग शेयर जरूर किया करिए। कहते हैं कि बिना सपोर्ट के व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। अब हाँ जी सर, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? कम से कम सही गुरुजी। हाँ जी सर जी। गुरुजी, जैसे कि आजकल ये बड़ा है कि बच्चे को किस फील्ड में पढ़ाएं कि उसका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो, किस एजुकेशन किस में एडमिशन ले, साइंस या कॉमर्स, या उसको मतलब हॉरोस्कोप देख के हम कैसे बताएं, ये भी सर बताइए। हाँ अब धीरे धीरे आएगा ना, उसके लिए अब धीरे धीरे वीडियो आएंगे, कोर्सेज आएंगे, तो उसी तरह धीरे धीरे शुरू है, आता रहेगा, सब चीजें मिल जाएंगी। प्रोफेशन को कैसे जज करना है, 2 खंडों में किताब निकाल रहे हैं। एक पहली खंड है हमारी उसके सिद्धांत की, और दूसरी खंड में पूरे 150 कुंडली में रहेंगे। 150 कुंडली आपको देंगे, एक से पढ़ करके 150 में अलग अलग विषय की कुंडली रहेगी सब। उसके बाद अगर 2 को आपने आत्मसात कर लिया तो फिर आपको आपकी क्लियर, कब 2 शादियां होंगी, कब नहीं होंगी, कब प्रेम विवाह होगा, कब नहीं होगा, कब अंतरजातीय विवाह होगा, कब नहीं होगा, हर चीज। अभी कितना दिन है गुरुजी किताब आने में? अब ये क्या है, कुछ फुर्सत भी कुछ कम मिल पा रही है ना। अब थोड़ा सा हम लोग भी क्या कर रहे हैं कि पहले कुछ अपने लोगों के फॉलोअर तैयार करा रहे हैं। किताब तो 2 महीने में आ जाए, लॉन्च कर दें, लेकिन अपने कुछ फॉलोअर भी तो तैयार हो जाने चाहिए कि जो कम से कम किताब को पढ़ने के लिए हमारे दर्शक वर्ग 100-200 में थोड़ा किताब चलती है, कम से कम किताब को एक बड़ा प्रारूप देना है। इसी वजह से आपका पब्लिकेशन भी तो हाई होगा। हाँ आपका पब्लिकेशन भी तो हाई होगा, जब हम क्योंकि इतना अगर
आपको अच्छा मिल गया तब तो आपको फॉलोवर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी कुछ तो तैयार करना पड़ेगा। पब्लिकेशन तो वो सर चौखंबा सही, आप वाले सही कह रहे हैं सर, सर सही कह रहे हैं सर। चौखंबा वाले भी कह रहे हैं। ज्ञान ज्ञान तो देने की सर, जितना देंगे उतना बढ़तेगा, इसलिए हम लोग खुद भी आपके हेल्प करेंगे ही करेंगे, श्योर करेंगे सर। अभी देखते हम हैं। तो ऑलरेडी करते हैं सर, मैंने आपका सब कुछ बहुत सब्सक्राइब और शेयर किया हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शेयर सभी लोगों को करना है ताकि हमारा मनोबल बना रहे, उत्साह सर बना हम तो रहे। करते ही चौखंबा हैं तो सर। बहुत ही रेपुटेटेड संस्थान है सर, चौखंबा तो। हाँ हाँ, चौखंबा से बात हुई, वहीं से करेंगे। गुरुजी चौखंबा एक से इस लेकर। एक मैसेज और स्प्रेड कर दीजिए कि जो भी चैनल आप अपलोड करते हैं और उस पे यूट्यूब पे, तो उसका वॉच टाइम भी बढ़ाना बहुत जरूरी है, तभी वो रैंक करेगा वीडियो। हाँ हाँ हाँ, वॉच टाइम का, हाँ उसको कैसे वॉच टाइम? जैसे जो भी सदस्य सर ग्रुप आपका में वीडियो है, जल्दी फिनिश वो होगा सर, जैसे कितना आपने कंप्लीट इंस्टा कर, में डाला तो भी हो जाता है, मैं यूट्यूब में भी कंप्लीट, जल्दी खत्म हो जाता है सर। हमारा जैसे वीडियो वॉच टाइम थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं वॉच टाइम का मतलब ये है सर, जैसे मान लीजिए आपने आज की क्लास बनाई, 1 घंटे की वीडियो बन गई, ठीक है। हाँ हाँ तो वो जब आप अपलोड करेंगे तो जैसे अभी इस समय 40 लोग लगभग देख रहे हैं, 50 लोग, हाँ तो हाँ कम से कम ये 50 लोग उसको अपने रिवाइज करने के उद्देश्य से 1 घंटा पूरा देखे। तो 1 घंटा जब आप पूरा देखेंगे तो 60 मिनट की पूरी वॉच टाइम मिलेगी आपको। हाँ तो हाँ जब हाँ। वॉच टाइम पूरी मिलती है तो यूट्यूब उसको रैंक देता है वीडियो को, और वो प्रमोट करना शुरू कर देता है। तो वो रैंकर में वीडियो आने लगती है, तब वो अपने आप यूट्यूब प्रमोट करेगा, उस पर ऐड चलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमने उसको मोनेटाइज एडवर्ड के लिए कुछ भी नहीं किया। वो उसमें हमें लगभग 4000, अगर आप सही, आप लोग सब लोगों का सपोर्ट मिला तो प्रसून जी उसमें लगभग हम 4000 वो डालेंगे वीडियो। क्या है कि केवल कुंडली विश्लेषण के, आपको कोई भी कुंडली देखनी है, उसका सूत्र देखना है तो हमारे में जाइए और चैनल में ढूंढिए केस स्टडी, उसको सुन लीजिए, उसके बाद नहीं कुंडली नहीं, देख लीजिए। मेरे ये कहने का मतलब नहीं, मेरे ये कहने का मतलब है सर, जैसे कोई कुछ वीडियोस जो होते हैं प्रमोट करता है यूट्यूब स्वयं, हाँ हाँ ठीक है। तो जब यूट्यूब स्वयं प्रमोट करता है तो कुछ लोग अपने वीडियो को प्रमोट कराने के लिए यूट्यूब को पेमेंट करते हैं, लेकिन जब यूट्यूब स्वयं प्रमोट करता है तो उस पर लाखों वीडियो रात रात में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो यूट्यूब तभी प्रमोट करेगा जब उसमें वॉच टाइम बढ़ेगा। तो वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा? जैसे आपके जो भी फॉलोवर है, हम लोग को पूरी वीडियो देखनी चाहिए। या ऐसा नहीं है कि हाँ क्लास चल गई तो अब अपलोड हुई तो अब ना देखें। हाँ हाँ, न देखें और ये। अगर उसको कम लोग देखते हैं सर तो उसका नुकसान भी होता है। हाँ हाँ, जैसे मान वही। लीजिए लाइक कमेंट सब लोग अगर नहीं कर रहे हैं और देखे 1 मिनट देखे और बंद कर दिए, तो यूट्यूब के पास ये डेटा जाता है कि इसको कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, पसंद नहीं कर रहा, तो वो उसको प्रमोट नहीं करेगा। प्रमोट नहीं करता, ठीक है ना। थोड़ा सा वॉच टाइम सभी लोग बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा देखिएगा जरूर, एक बार सुन लिया करिए हमारा एक वीडियो गुरुजी एक पूरा, बात हाँ पूरा का पूरा सुना करिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा प्रदीप आप लोगों का देखिए, सपोर्ट की बहुत जरूरत है तभी। जी, हाँ, कम से कम कई लोगों के पास जाता है जब हमारा वीडियो, तो लोग हमको फोन करते हैं कि आप कहाँ छिपे थे गुरुजी, इतना अच्छा आप बोलते हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। वही कई लोग कहते हैं बड़े दिन में आपका मिला हुआ है। तो इसको थोड़ा जी गुरुजी, ये शेयर, तो बिल्कुल सच है। हाँ इसको आप लोग शेयर जरूर किया करिए। जी गुरुजी। और हमारी ऐसा नहीं, कुंडली प्रैक्टिस का भी एक ग्रुप चलता है, कुंडली प्रैक्टिस भी कराई जाती है, अलग अलग सब चीजों पर थोड़ा थोड़ा सब जगह है, चलता रहता है, बड़ा मंच है तो सब चलता रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास का समापन करेंगे। अब टाइम तो हो रहा है, कोई डाउट है? चलें अब। जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। देते जी सर, क्लासेस देते जी सर। जी प्रणाम प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। नहीं, क्लासेस तो हम पूरी आत्मा से देते हैं, देते समय ये नहीं सोचते हैं कि नहीं दे रहे हैं हम। नहीं सर, बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं, तो बस सर एकदम माइंड में सेट हो जाता है सर, आपका जो टोन है ना, साउंड एकदम सेट हो जाता है माइंड में, तो लगता है कि नहीं वी डन समथिंग। नहीं हम गुरुजी।